क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। तो कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं भाई। आज की क्लास का टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद है वो दिन, कौन सा वाला दिन जब तुम्हें चैप्टर पहला पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। वहां पे एक बात बताई थी, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड पर होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है। लेकिन अगर चार्ज को एक्सेलरेट करा दो, क्या करा दो? एक्सेलरेट, यानी उसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करा दो, है ना। वेनेवर चार्ज एक्सेलरेट, वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सन के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, सन के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो एक्चुअल में होती है, बताओ कौन सी वाली? कौन सी वाली बताएं? वहां पर दो ड्यूट्रॉन 1H2, एक ड्यूट्रियम एक ट्रीटियम, 1H2 प्लस 1H3, दो आपस में आकर टकराते हैं और टकराने के बाद एक रिएक्शन होती है। रिएक्शन से हीलियम बनता है, हीलियम के साथ कुछ न्यूट्रॉन निकलते हैं। इस रिएक्शन का नाम, जहां तक मुझे याद है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये एक रिएक्शन है जो हम एंड में चैप्टर में पढ़ेंगे भी, है ना। इस रिएक्शन की वजह से बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से सन के अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन्स ना एनर्जी लेते हैं और हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जाते हैं। ये लास्ट में पढ़ाऊंगा चैप्टर के ना। और फिर एनर्जी लूज करते हैं और लोअर ऑर्बिट्स में आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का डी एक्सेलरेशन होता है या एक्सेलरेशन होता है। तो जो वो एनर्जी निकालते हैं उस टाइम पे, वो वही वेव्स एक्चुअल में जो हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक बात सिंपल सी हमें समझ में आई क्या? चलो इसके बारे में पहले कुछ छोटी सी कहानी क्या सबसे पहले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव होती हैं? पानी भैया, पानी वाले भैया, पानी वाले भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव भैया? इन्हीं को हम लाइट, जो तुम लाइट पढ़ते हो, अच्छा नाइन्थ क्लास में तुम्हें याद होगा, तुमने वेव पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, याद है? मैकेनिकल वेव वो वेव्स जिन्हें मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे साउंड वेव। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है जिसे मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। इसी वजह से स्पेस के अंदर एस्ट्रोनॉट्स आपस में बात नहीं कर पाते डायरेक्टली, क्योंकि वहां पे मीडियम प्रेजेंट नहीं है, एयर नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो वो रेडियो वेव्स के थ्रू बात करते हैं, है ना। लेकिन यहां हम बात कर पा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो होता क्या है, साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंट्रोडक्शन अगर लिखे तो का भैया, का बोले हम? कौन सी वेव की बात करी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ये कैसी वेव है? ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसी? नॉन मैकेनिकल वेव है, दैट इज डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। तभी तो देखो सनलाइट, जो लाइट है वो सन से ट्रेवल करके वैक्यूम स्पेस में होते हुए हमारे पास आ जाती है ना। एग्जाम्पल है लाइट वेव्स। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वैक्यूम स्पेस से होते हुए हमारे पास तक आ जाती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक क्या है? डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन एक तरह से ना। कैसे जनरेट होती है? एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स generated by an accelerated charged particle, charged particle। क्या ये बात याद रखी जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल। नोट कर लो बेटा जल्दी से, है इनके बारे में बताया कि नहीं, हल्की सी हिस्ट्री जान लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया, सबसे पहले जो बताया मैक्सवेल साहब ने। देखो क्या था, एक रेस चल रही थी। सबसे पहले लाइट को माना जाता था कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये थ्योरी दी थी न्यूटन साहब ने, इसका नाम था कर्पस्कुलर थ्योरी। इसके बाद आए हाइगन साहब, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, क्रिश्चियन हाइगन नाम था, हाइगन साहब। उन्होंने बोला लाइट इज अ वेव, पर उन्होंने लाइट को मैकेनिकल वेव बोला था। क्या बोला था? मैकेनिकल। और उन्होंने बोला था लाइट एक मीडियम की जरूरत पड़ती है लाइट को ट्रेवल करने के लिए, उस मीडियम को बोला ईथर। तो लोगों ने पूछा कि फिर लाइट सन से हमारे पास तक कैसे आती है? तो उन्होंने बोला हमारा पूरा यूनिवर्स ईथर में डूबा हुआ है। लेकिन बाद में पता चला कि ये गलत थ्योरी थी। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट है यंग्स, उनका नाम था थॉमस यंग। ये हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर। थॉमस यंग ने क्या बोला कि भैया हाइगन साहब सही थे, लाइट वेव ही है। तो उन्होंने उसके एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, इंटरफेरेंस, हम पढ़ेंगे ये भी। इंटरफेरेंस एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने।
ठीक है। उसके बाद और भी बहुत साइंटिस्ट आए, फाइनली एक आए मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब ने बोला कि टेंशन मत लो, सब सही है, लाइट एक वेव ही है, लेकिन वो नॉन मैकेनिकल वेव है, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब यहां पर जो चार्ज्ड पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है सन के अंदर, तो वो अपने अंदर से कुछ वेव्स निकालता है, रेडिएशंस निकालता है, वही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एनर्जी की वेव है, एक एनर्जी है, एनर्जी का पैकेट, जिसके अंदर एनर्जी पार्टिकल बोला गया फोटोन। बाद में ये प्लैंक साहब ने बताया, ये पूरी कहानी है, ये हम लाइट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बड़ी मजेदार कहानी है ना। अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड बाय एन चार्ज्ड पार्टिकल, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, और लाइट वेव इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ध्यान रखना ये बात। तो कहानी में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है मैक्सवेल। हिस्ट्री लिख लो थोड़ी सी, लिखो मत, वैसे कोई काम की नहीं इतनी, बस जान लो। मैक्सवेल आए सबसे पहले। मैक्सवेल ने बताया, टेल्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ओनली, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो, इन्होंने सिर्फ उसके बारे में बताया, इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया ना, ठीक है, सिर्फ एग्जिस्टेंस के बारे, और कुछ नहीं है ना। इनके बाद आए हर्ट्ज, एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज आए। फिर इनके बाद लास्ट में आए ई मार्कोनी। तुमने सुना होगा, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार करके, तुमने पढ़ा होगा बचपन में, रेडियो का आविष्कार भी किया था, उनका नाम था ई मार्कोनी। ठीक है, इनसे पहले आए थे जेसी बोस। ठीक है, ठीक है। हर्ट्ज साहब ने पहली बार वो प्रोड्यूस करके दिखाई, क्या कहते हैं, इन्होंने पहली बार वेव प्रोड्यूस करके दिखाई, कौन सी, ठीक है, ईएम वेव पहली बार प्रोड्यूस की, फर्स्ट टाइम ईएम वेव प्रोड्यूस करी, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड ईएम वेव्स। ठीक है, इन्होंने शॉर्टर वेवलेंथ, ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ होती है, तो इन्होंने शॉर्टर वेवलेंथ प्रोड्यूस करी, शॉर्टर वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड, और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह को भेजने का रास्ता ढूंढ लिया। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या किया, ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हो ना, सबसे तगड़ी खोज है, पता है क्यों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है जिनकी वजह से हम तुम कितने पास हैं, कितने, समझ रहे हो, फोन के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, दूर है चांद सितारे, समझे, हम तुम लोग कितने आपस में पास हैं, देख लो, लिख लो भैया, ठीक है, लिख लिया भैया। तो अब ये जो कहानी शुरू हुई, ये कहानी शुरुआत मैक्सवेल साहब ने कैसे पता करा एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, यहां शुरुआत होने जा रही है अब टॉपिक की। क्या टॉपिक है, समझो। तुम्हें एक बात पता है कि अगर तुम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करो, क्या इट कैन जनरेट ईएमएफ, हाँ ना बोलो, इट कैन जनरेट ईएमएफ। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करो तो क्या तुम करंट पैदा कर पा रहे हो, है ना, उल्टा, अगर तुम करंट में चेंज करो, क्या, अच्छा सुनो, क्या हमने मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेट की हेल्प से करंट पैदा करना सीखा, और तुम्हें पता है करंट की वजह से एक हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, सॉरी, है ना। यानी तुम एक बात समझ गए कि करंट से मैग्नेट और मैग्नेट से करंट, दोनों चीजें पॉसिबल है, वाइस वर्सा, है ना, ये बात सबको पता है। तो इन्होंने कहा एक काम करो, इनका कोई रिलेशन निकाल के बता दो, एक काम को, इससे अच्छा एक काम करो, रिलेशन बता दो। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट सिर्फ पढ़ने के लिए, एग्जाम में इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना क्लियर है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से करंट, दोनों चीजें पॉसिबल है ना। तो इसके कुछ फॉर्मूले, सबसे पहले बताओ, क्या तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, -d∅/dt ईएमएफ का, ये पता है, dv e dl, ये पता है, क्या dv की जगह v आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड dl है, क्या v की जगह वो ईएमएफ लिख सकता हूं, बताओ,
देख लो, क्या हमने ईएमएफ का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल दिया? सोच के बताओ, क्या हमने ईएमएफ का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल दिया? अभी सबके एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा हूं, दैट्स इट, और कुछ नहीं, सभी के एक रिलेशन। ये फ्लक्स कौन सा था? मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स था ये, ठीक है। क्या था ये? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना। और ईएमएफ का रिलेशन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से भी निकाल दिया, ठीक है। इसके बारे में पढ़ने वाले, बहुत विस्तार में एक तगड़ा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैं, साइड हो रहा हूं, लिख लो जल्दी से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एम्पेयर मैक्सवेल्स लॉ। ये क्या होता है ये अभी बताएंगे तुम्हें ना। लिख लिया बेटा सबने? आई होप सभी बच्चे लिख चुके होंगे, ठीक है। अब एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, है ना। हेडिंग डालो एम्पेयर मैक्सवेल लॉ, या ब्रैकेट में लिखो डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या होता है पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। सिर्फ यही एक टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। रियलिटी में डिस्प्लेसमेंट करंट कोई एक्चुअल करंट नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं वो नहीं है, है ना। इसका बस नाम रख दिया है। यहां पे देखो एक क्या है हमारा, एक कैपेसिटर है, ठीक है। क्या है? एक कैपेसिटर, ठीक। इस कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया किससे भैया? एक बैटरी से जोड़ दो, एक बैटरी से जोड़ दो, ठीक है। यहां पे लगा दो एक स्विच। सब लोग अपनी कॉमन सेंस से बताएंगे, जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा क्या तुरंत इस पे सारा चार्ज चला जाएगा? नहीं। क्या चार्ज धीरे धीरे जाता है? मानते हो? जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा कि एकदम से सारा चार्ज चला जाएगा? हाँ ना बोलो। नहीं जाएगा, ठीक है। चार्ज धीरे धीरे जाएगा, है ना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां जो पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा और यहां नेगेटिव चार्ज, क्या यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा धीरे धीरे? मानते हो? पॉजिटिव से नेगेटिव, मानते हो? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मान लो किसी एक जगह का, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकता हूं? दैट मींस इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो फ्लक्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए। सब लोग बताएंगे। हाँ भाई, एक बात मुझे सोच के बताओ, एक बात मुझे सोच के बताओ, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे इस पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना। दैट मींस तुम्हें लास्ट क्लास में, लास्ट एक लेक्चर में भी ये वाला टॉपिक था ना, एसी करंट में, इवन चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर में भी, है ना। चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है प्लेट के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एक एरिया का धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मानते हो? दैट मींस मैं बोल सकता हूं दिस फ्लक्स इज चेंजिंग, सो डज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ में आती है? पहले इतना बताओ, बहुत ध्यान से और बहुत बहुत अच्छे से करना है, बहुत बेसिक सा एक वो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। क्या तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, यहां ई लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट होता है? पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा होगा, याद दिला देता हूं। दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। ये पढ़ा है तुम्हें, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट पढ़ा है तुम्हें? पढ़ा है बेटा, पढ़ा है, पढ़ा है, ठीक है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट भी पढ़ा है, दोनों फॉर्मूले सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट भी है, ठीक है। तो ये अरे कैसे, क्यू की जगह लिख दो सिग्मा ए से कट जाएगा। तो देखो, अरे ये भी पढ़ा है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, याद है? याद है नहीं याद है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सॉरी, बीच में तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। सिग्मा की जगह क्या भी लिख सकता हूं? क्यू अपॉन ए। अरे सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन ए लिख सकता हूं, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। अब क्लियर हो गया कहां से आया ये? ऑलरेडी ऊपर एक ए लिखा है ना। तो मतलब ए से काट दो। क्या एक्चुअल में तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? मैंने वापस डेरिवेशन करा दी। क्या फ्लक्स का ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, है ना। क्या क्यू इक्वल्स टू हो गया फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नोट? क्या दिस क्यू इज वेरिएबल? इट इज चेंजिंग विद टाइम, हाँ ना बोलो। जब चेंजिंग विद टाइम तो क्या दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, हाँ ना बता। क्या यहां पे धीरे धीरे करंट फ्लो कर रहा है? इस करंट को बोलते हैं आईसी। आईसी मतलब कंडक्शन करंट, जो एक्चुअल में चार्ज के फ्लो होने की वजह से। ये करंट कब तक फ्लो करता है याद करो, जब तक ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज नहीं हो जाएगा तब तक फ्लो करता है बस। जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा करंट फ्लो ना बंद हो जाएगा, ये बात याद है? ठीक है, चलो। अब जब इस एक्सपेरिमेंट को एम्पेयर और मैक्सवेल कर रहे थे ना, उन्होंने एक चीज पाई,
यहां करंट है तो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड था, उन्होंने देखा यहां अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है। ओ भाई साहब, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है मतलब अंदर कोई करंट है। जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां करंट हो, याद करो करंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं है मतलब वहां करंट है, इलेक्ट्रिक करंट होगा ना, सही बात। लेकिन यहां बीच में वायर तो कनेक्ट है नहीं, सर्किट तो पूरा है नहीं, अंदर करंट कहां से आ गया, तो करंट तो है नहीं। चलो आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। क्या मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू, यहां क्या आएगा, क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, ध्यान रखना ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एप से डी बाई डी टी, ये लिख दो, देख लो जरा, देख लो जरा, होने वाला है काम, बस यही है एक्चुअल में। लिख लो बेटा जल्दी, साइड मोरों में, बहुत ही बढ़िया, जल्दी सब लोग लिखो 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 लिखो। चलो ठीक है, लिख लिया, 1 2 3, आगे देखो। तो क्या आया, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नोट। ये फ्लक्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ध्यान रखना। एप्सिलॉन नोट बाहर ले लो, के अंदर है डी फाई ओवर डी टी, ये फाई कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ध्यान रखना। इधर डी क्यू बाई डी टी, क्या ये करंट होना चाहिए, ये डी क्यू बाई डी टी कौन सा क्यों है, ये क्या चार्ज कैपेसिटर के ऊपर है, तो ये करंट कैपेसिटर का आना चाहिए। पर रियलिटी में दो कैपेसिटर के बीच में खाली जगह है, तो ये करंट तो फ्लो नहीं हो सकता है ना, यहां करंट तो फ्लो नहीं हो सकता, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ते हैं वो तो नहीं हो सकता। तो इस वाले करंट को एक नया नाम दिया गया, आई डी, इसी को बोल दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। इन रियलिटी डिस्प्लेसमेंट करंट कोई इलेक्ट्रिक करंट जैसी चीज नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट बस इसका नाम रख दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब, क्योंकि हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा था, यहां क्या दिख रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग, और दिस change in electric flux is called, इसी का नाम रख दिया गया, is called displacement current, बस और कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट एक चीज को डिफाइन कर दिया गया कि भैया जब तक यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब जब तक यहां पे चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने को ही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने को ही हमने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट्स इट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट फिर से बोल रहा हूं, ये कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं जैसी इलेक्ट्रिक करंट होता था, नहीं, बस सिंबल वही है और नाम ऐसा कुछ है, बट दैट डजंट मीन कि इलेक्ट्रिक वो वाला करंट है। ध्यान रखने वाली बात, ये बच्चे गलती कर देते हैं। मतलब ये पाया गया जब तक यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था, ये डिक्रीज हो रहा था, तब तक यहाँ मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब यहाँ कोई करंट है, तो इस करंट का नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट्स इट। लिख लो बेटा, मस्त कॉन्सेप्ट है, मजेदार एकदम, देख लो भाई, यही था एम्पेयर मैक्सवेल लॉ, एम्पेयर और मैक्सवेल साहब का एक लॉ, ठीक है। चलो भैया लिख लो जल्दी, ठीक। यानी कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट, जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल है, तब तक ये स्टार करके लिखना है, एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना, ठीक। लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। तो एक्चुअल में जो इक्वेशन थी, तुम्हें याद होगा, यहां पे लिखो मैक्सवेल करेक्शन फैक्टर, मैक्सवेल करेक्शन करेक्शन लिख देना। तुम्हें याद होगा कहीं का भी बी डॉट डीएल, एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता क्या था, याद है, ये होता था म्यू नोट आई, आई सी लिख दो, आई सी क्या है, आई सी बताता हूं, यहाँ पे आई सी बोला है हम कंडक्शन करंट को, जिसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कंडक्शन करंट। और आई डी किसको बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब समझो, जब हमने सर्किट बनाया है ना, और यहां तुमने सर्किट को जैसे ही ऑन किया, ठीक है, तो यहां धीरे धीरे क्या हो रहा है, तुमने कहीं भी यहां पे क्या बना लिया, एक वो बना लिया, क्या कहते हैं, क्या बना लिया, एम्पेयर्स लूप, एम्पेयर सर्किट लो लगा रहे ना। तो हमने पाया कि यहां तो चलो लूप लगा दी, जब यहां लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड है, बट करंट तो है नहीं, करंट जीरो है, तो कौन सा करंट है, तो इसीलिए हमने इस फॉर्मूले को इसे बोलते हैं करेक्शन फैक्टर, बी डॉट डीएल। एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं होता, एक्चुअल फॉर्मूला ये म्यू नॉट ब्रैकेट आई सी प्लस आई डी,
और ये ID क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ गए, ये एक्चुअल इक्वेशन है एम्पियर सर्किट लॉ की। लिख लो, देख लो बेटा, देख लो, ठीक है। इसी को बोला गया मैक्सवेल करेक्शन। अब इसको प्रॉपर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, बी डॉट डीएल, अरे याद करो ना, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नोट आई, ये वही तो है। म्यू नोट की मल्टीप्लाई से करो आईसी से, म्यू नोट की मल्टीप्लाई आईडी से, और आईडी क्या है, एप्सिलॉन नोट। ये है फाइनल इक्वेशन मैक्सवेल साहब की, एक्चुअल इक्वेशन मैक्सवेल साहब की है। मैक्सवेल एम्पेयर ने दोनों ने मिलकर ये इक्वेशन दी थी। देख लो भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, फिर और बहुत सारी चीज लिखवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। इसे क्या बोला गया, ये एक्चुअल मैक्सवेल एम्पेयर लॉ है, जो फाइनल इक्वेशन आई, मैक्सवेल एम्पेयर लॉ। देख लो बेटा, ये एक्चुअल मैक्सवेल एम्पेयर लॉ है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, करे भाई, करे भाई, करे भाई, चलो। In order to establish an instantaneous displacement current, instantaneous displacement current of 1 milliampere, ID की बात हो रही है, 1 milliampere, क्या 1 into 10 की पावर -3 एम्पेयर, ठीक है। इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है तुम्हें, है ना, यहाँ पे ID की बात कर रहे हैं, ये निकालना है, ठीक है। डायग्राम बना लो तो आसान हो जाता है, ठीक है। C दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरेड, C है 2 माइक्रोफेरेड, यानी 2 into 10 की पावर -6 फेरेड, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस नीड टू अप्लाई, V पूछा है, हमें कैसे पता V कैसे निकालेंगे, सोच के देखो कैसे निकाल सकते हैं, सोच के देखो V कैसे निकाल सकते हैं, देख लो भाई आराम से, ठीक है। अब तुम्हें पता है I का फॉर्मूला, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आया कहां से था, क्योंकि चार्ज चेंज हो रहे थे, क्या यहां से आया था फॉर्मूला, रियलिटी भी स्टार्टिंग में तुम्हें याद हो तो। क्या Q को मैं लिख सकता हूं CV, बोलो, लिख सकता हूं, करंट का फॉर्मूला है ना। क्या C कांस्टेंट होता है, बाहर निकाल लूं, अरे देखो C कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। dV/dt पूछा है, देख लो, कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ मुझे। हमसे पूछा क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस नीड टू अप्लाई, ठीक है, नीड टू अप्लाई। अब देखो बहुत मस्त चीज बता रहा हूं इस क्वेश्चन में, यूनिट देखो, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, यहां वोल्ट पर सेकंड है, मतलब तुमसे V अपॉन में T पूछा है, क्या dV/dt भी मान सकता हूं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस बात है। क्या dV/dt ऑलरेडी यहां पे C डिवाइड में, ये कौन सा है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ध्यान रखना है ना। क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन C, यही है dV/dt जो तुम्हें निकालना है। देख लो, मजा आ गया क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन हल्का सा तुम्हें लग रहा होगा टफ है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन मजेदार था, ठीक है। चलो आगे सोल्व करते हैं, 1 2 3 एंड गो। तो dV/dt इज इक्वल्स टू क्या है, ID अपॉन क्या ना, करंट 10 की पावर -3 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -6, ऊपर गया 10 की पावर 3 बचेगा या ना, टोटल अपॉन में 2, ये आया 1000 है, अपॉन 2 500 वोल्ट पर सेकेंड। आंसर देख लेंगे, अभी है नहीं। dV/dt 1 2 3 एंड, जल्दी 1 2 3 एंड गो। ये रहा, देखो, आई होप सबको ये बात समझ में आ गई हो, समझ में आ गई हो, ठीक है। देख लो बेटा, जल्दी जल्दी फुर्ती दो बेटा। देखो तुम ध्यान से देखो तो तुम ये पूरे पुराने चैप्टर का एक तरह से लेखा जोखा ही पढ़ रहे हो, और कुछ नहीं है। चलो अब यहां पे एक चीज बताने जा रहा हूं तुम्हें, मैक्सवेल इक्वेशंस। अब देखो बहुत सारी इक्वेशन तुमने थ्रू आउट द टाइम पढ़ी है, जैसे एक इक्वेशन तुम्हें याद होगा, तुमने पढ़ी थी पहली, E डॉट ds इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है, ये गॉस लॉ पढ़ा था तुम्हें याद हो तो मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस को इकट्ठा किया और बोला भैया आज से मैक्सवेल की इक्वेशन है, उन सभी को यूज करके फाइनली उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझाया, है ना। एक इक्वेशन ये, दूसरी कौन सी, तुम्हें याद होगा, याद है वो दिन जब तुमने पढ़ा था B डॉट ds इक्वल्स टू 0, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, याद है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कितना होता है, याद करो, अरे क्योंकि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, याद करो, पढ़ाया भी था, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। याद आ गई बात, अरे याद आ गई होगी, अब तो याद आ गई होगी, देख लो,
मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाली बात तुम्हें मैंने बताई थी, ठीक है। इसके बाद एक इक्वेशन तुमने फेरेडे की पढ़ी, क्या, ई डॉट डीएल। अब ये ई डॉट डीएल तुम्हें आज ही पढ़ा है, ये इक्वल्स टू ईएमएफ होता था, याद करो ईएमएफ, और ईएमएफ होता है माइनस डी फाई ओवर डी टी। याद करो, आज ही पढ़ा है, अरे याद करो, आज ही पढ़ा है यार। ई डॉट डीएल, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल इक्वल्स टू ईएमएफ होता है, तो ईएमएफ तो माइनस डी फाई ओवर डी टी होता है ना। ये फेरेडेज लॉ था, याद करो। इन सभी को तीन चार इक्वेशन को मिला के मैक्सवेल इक्वेशन बोला जाता है ना। ये फेरेडेज लॉ था, रियलिटी में फेरेडेज लॉ था, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, ये था ना। लेकिन आज ही हमने, याद करो, ईएमएफ दिखा भी देता हूं यार, तुम्हें झूठ लग रहा है तो। आज ही हमने ईएमएफ की एक इक्वेशन बनाई है, ईएमएफ इक्वल्स, देखो ईएमएफ इक्वल्स टू ई डॉट डीएल, दिख गया। इस ईएमएफ की जगह लिख दो डी फाई ओवर डी टी, क्या दिक्कत है। तो ये तरीका था मैक्सवेल इक्वेशन, इन इक्वेशंस को क्या बोला जाने लगा, मैक्सवेल। फोर्थ इक्वेशन क्या थी जो आज ही पढ़ाई है, जो एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन थी, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन, एम्पेयर मैक्सवेल, ठीक है, देख लो। चार, एक पांचवी और है, वो इतने काम की नहीं, लॉरेंस को भी इसमें ऐड कर लेते हैं, फिफ्थ। याद होगा, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर, याद है, याद होगा, याद होगा, देख लो। अरे याद होगा, फोर्स के दो फॉर्मूले थे ना, याद करो, क्यू ई और एक था क्यू वी बी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, यहां से आई थी, इसको बोलते थे लॉरेंस फोर्स। तो इन पांचों को ही एक समूह में बोला जाने लगा मैक्सवेल की इक्वेशंस। मैक्सवेल ने इन सब में बहुत सारे सुधार किए, इन सब का बहुत सारा यूज किया, और इन्हें यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में बहुत सारा योगदान दिया। इसलिए इन सबको कॉम्बिनेशन को हमने नाम दिया क्या, मैक्सवेल इक्वेशंस। क्या नाम दिया, मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। देख लो भाई, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 इस चैप्टर में देखो, ध्यान रखना, इस चैप्टर में थ्योरेटिकल चीजें बहुत आएंगी, है ना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर में सिर्फ ये आ जाएगा, बताओ एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन क्या, खत्म, ये इक्वेशन, दैट्स इट। अब आ जाओ, नेचर एंड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे पहले एक चीज बताता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है। चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, याद रखना। चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड पे होगा, कांस्टेंट मोशन कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेट कर जाए, चार्ज अगर एक्सेलरेट कर जाए, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है। ये बात याद रखोगे, क्या बात याद रखी जाएगी, हाँ ना बोलो, ठीक है। चलो अब समझते हैं। एक चीज तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम्हारे मान लो हाथ में रस्सी है, और तुम रस्सी को ऐसे करो, 11th में था ये कॉन्सेप्ट, अब तुम भूल गए हो मुझे पता है। अब जब तुम रस्सी को ऐसे करोगे तो रस्सी ऐसी वेव्स बनाती है, तुमने देखा होगा। अगर तुम्हारे हाथ में रस्सी यहां पे ऐसे पकड़ के ऐसे करना, तो ऐसी वेव्स बनती है ना। वेव्स में क्या पार्टिकल आगे जाता नहीं, रस्सी को वहां बांध देना एक कोने पर, एक यहां से पकड़ना और ऐसे करना, पार्टिकल ऊपर नीचे जाते हैं बस। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ आगे जा रहा है, फील हुआ है कभी, देखना कभी करके, आगे कुछ नहीं जाता, रस्सी का जो पार्टिकल था वहीं का वहीं रहता है, बट देखने में ऐसा लगता है कि वेव में कुछ आगे जा रहा है। वो आगे क्या जाता है, वो जाता है डिस्टर्बेंस, वो आगे जाती है एनर्जी, किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। लेकिन जो पार्टिकल है, धागे का या रस्सी जो भी, उसके ऊपर नीचे होता है, ये को पार्टिकल है ना, थोड़ी देर ऊपर नीचे ऐसा होता रहेगा, और वेव ऐसे बनती रहेगी। पहले ये बन गई, फिर मान लो ऐसे, यहीं से ऐसी बन जाएगी, फिर मान लो थोड़ी देर बाद ऐसी बन गई, कुछ भी बनती रही, यही वेव बन रही है ना, तुम ऐसे करते रहना, बस वेव बनती रहेगी। ये पार्टिकल ऊपर नीचे होगा बस, है ना। तो ये 11th में एक टॉपिक था वेव्स, तो वहां पे एक इक्वेशन थी, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t। तुमने एसएचएम करके एक टॉपिक पढ़ा होगा ना, वहीं से इक्वेशन आई थी। इस k को क्या बोलते हैं, इस k को बोलते हैं वेव नंबर। ये होता है ओमेगा अपॉन वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर, है ना, इसको बोलते हैं वेव नंबर। ऑल्दो अब इस टॉपिक में हमें ज्यादा घुसना नहीं है, ये हमारे काम का ज्यादा नहीं है, बट तुम्हें क्या कुछ याद आ रहा है, एसी चेक करंट चैप्टर में भी कुछ ऐसा पढ़ा था, बट वहां हल्का सा चेंज था। I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी
+5 ये था। अब जरा कंपेयर करो, ए की जगह ये आ गया, इसको बोलते थे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है याद दिला देता हूं, अगर ऐसी वेव है तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम पर वो पार्टिकल कितना फ्रीक्वेंसी, अरे फ्रीक्वेंसी मतलब रियलिटी में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी क्यों है, इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से। इलेक्ट्रॉन कहीं वाइब्रेट हो रहा होगा और वाइब्रेट होते होते क्या कर रहा है, वो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है, ध्यान से देखना। और इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन है मतलब वो फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एसी करंट से लेना देना कुछ कुछ, बस ध्यान से सोचो, है ना, ध्यान से सोचो, वही एसी करंट से लेना देना ये, इसलिए कुछ कुछ इक्वेशन देखो वैसी ही मिल रही है, तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे -kx एक्स्ट्रा है, ये ऑब्वियस बात है, ये 11th का टॉपिक था, बट तुम्हें पता होना चाहिए इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं, लिखेंगे इस तरह से। अभी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए ए, ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड बोल दो या मैक्सिमम वैल्यू बोल दो, दोनों बातें, ठीक है, याद रखोगे। चलो अब देखो क्या कह रहा है, ईएम वेव्स कंटेन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। ओहो, एक चीज ध्यान रखना, बहुत काम की, क्या तुम्हें एक बात समझाई थी मैंने, एक टॉपिक पढ़ा था वेलोसिटी सेलेक्टर, याद करो, वेलोसिटी सेलेक्टर, बोला था इसका आगे काम आने वाला है। पहले इतना देख लो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तुम्हें याद करना है और कुछ नहीं है, इसी इक्वेशन का काम है आगे, बस और कुछ नहीं, इसी इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ इससे मिलती जुलती एक इक्वेशन लिख दी है, दैट्स इट। रियलिटी में जो तुम्हारी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या उसके अंदर दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। वो बन क्यों रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट हो रहा होगा, है ना, जहां पे रिएक्शन हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन जो वाइब्रेट होता है, क्या हम पढ़ चुके हैं किसी की भी वाइब्रेशन की जो इक्वेशन होती है, वो जो ग्राफ होता है वो साइनोसॉइडल होता है, पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ मैं बना दूं, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज। तुम्हें एसी करंट चैप्टर में एक चीज याद है, तुम्हें पढ़ाई थी सेम फेज, याद है, फेज सेम होना कम होना, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या देखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या देखा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम फेज में, मतलब जिस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है किसी वेव का, उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम, जिस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो देखो उसका ग्राफ कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से ये रहा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड सामने, ऐसे मान लो, सामने को कैसे दिखाएंगे, फील आ रही 3D में, देखो बाहर की तरफ, थ्री डी में फील करना सभी बच्चे, देखो, है ना, ये व्हाइट वाले को मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, और इस ग्रीन वाले को बोल दिया मैंने मैग्नेटिक वेक्टर। अब देखो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओ, मैग्नेटिक ओ, देख रहे हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और वेलोसिटी की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन देता है वेलोसिटी की, यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर ये, तो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी जो मैं जा रहा हूं सामने, दोबारा देखो, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैक्सिमम, वेलोसिटीज दोनों जीरो, दोनों मैक्सिमम, देख रहे हो, दोबारा 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 दोबारा, ओ ओ अरे देख रहे हो, अरे दोबारा देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो वैसे ही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैक्सिमम देख रहे हो, जूम 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 जूम, अरे भैया देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे देखो,
यानी कि सेम फेज का मतलब है, यहां लिख दो E वेक्टर एंड B वेक्टर आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब समझते हो ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। और ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। इसके बारे में और लिखेंगे अगले पेज पे, पहले देख लो इतना जो मैंने लिखा है, इसे नोट कर लो अच्छे से जल्दी, ठीक है। देख लो भैया जल्दी, देख लो देख लो देख। यानी तुम्हें इस जगह से दो चीजें मिली बहुत काम की। क्या वाई डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, और वेलोसिटी तुम्हारी एक्स डायरेक्शन में। हाँ ना बोलो, बात समझ में आई? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइनसोइडल कर्व है? साइनसोइडल कर्व की इक्वेशन कैसी होगी? इस टाइप की। सारा सेम लिखना है, सब कुछ सेम, एक ही जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है ना, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये लिखनी है। ये जो एक्स है यहां पे, ये जो एक्स दिखा रहा है, ये एक्स shows the direction of velocity, velocity vector shows the direction of velocity vector। समझ में आई बात? ठीक है, देख लो। अब तुम्हें एक और चीज याद होगी, जब हमने तुम्हें वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ाया था तो मैंने बोला था v इक्वल्स टू ई अपॉन बी, याद आया? यहां पे y लिख दो, यही तो था वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। क्या ई नोट अपॉन बी नोट लिखूंगा? क्या ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम, बी नोट मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम? सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, तो क्या वेलोसिटी भी मैक्सिमम? सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? लाइट, यहीं से आया ये सी, देख रहे हो? दिस सी इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? अरे लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो सारे कॉन्सेप्ट कैसे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से? देख पा रहे हैं सब बच्चे? बताइए जल्दी, लिख ले बेटा, लिख ले बेटा, लिख ले जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे, है ना? सब लोग लिखो। चलो अब करते हैं इसके बाद एक चीज, इसके बाद क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और करा दो, प्रॉपर्टीज बता देता हूं, है ना? लिख लो जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को, फिर प्रॉपर्टीज करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना? देखो बोर्ड्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता देता हूं। बोर्ड्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू बन सकता है एक, ठीक है, इस पेज से। ये नहीं, ये, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट की डेरिवेशन आ सकती है, ये जो कराई है मैंने ये पूरी, है ना? ये कहां तक खत्म है? यहां तक देखो, है ना? इसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट में लिखवाई है, स्टार्टिंग में लिखवा सकता था बट मैंने नहीं लिखवाई, लास्ट में लिखवा दी ना डेरिवेशन, इसकी लास्ट में लिखवा दी। तो ये डेरिवेशन से जो पहले थ्योरी आई है वो ये लिखवा दी। डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है ना? डिस्प्लेसमेंट करंट इज नथिंग बट द चेंज इन फ्लक्स विद टाइम, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम, ठीक है। इसके बाद मैक्सवेल करेक्शन भी आ सकता है, तुमसे पूछेगा मैक्सवेल एम्पेयर, मैक्सवेल की इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट बोर्ड्स में ही पूछ लेता है, बताओ मैक्सवेल एम्पेयर की इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन ये याद है ना? रियलिटी में पुरानी इतनी तो याद ही कर सकते हो, आईडी तुमने ऑलरेडी याद कर लिया है ना? अब देखो, ठीक है, ये तो क्वेश्चन था, ठीक। ये चारों इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट, ये चारों तुमसे डायरेक्ट कह देगा राइट 4 मैक्सवेल इक्वेशंस, दैट्स इट, खत्म, 4 इक्वेशंस, दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछेगा, सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन, खत्म। बोर्ड्स वालों के लिए बता रहा हूं, देखो, है ना? बाकी तो देखो अब हम पढ़ ही रहे हैं ना, ठीक है। ये ग्राफ पूछ लेगा, है ना? ये ग्राफ पूछ लेगा, ठीक, ग्राफ पूछ लेगा, ये फॉर्मूला पूछ लेगा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर मैक्सिमम व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये खत्म, ठीक है। हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहली प्रॉपर्टी, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। पहला काम,
फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। नोट कर लो पहला पॉइंट, ये तो तुमने देख ही लिया, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ऑलरेडी लिखवा चुका हूं वैसे, एनी मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है, लिखो। तीसरा लिखो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ, ये वेलोसिटी लिखवा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is equals to c, which is equals to 1 upon under root mu naught epsilon naught। ये लिख लेना, है ना। इन अ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम, किसी मीडियम में अगर डुबा दूं पानी के अंदर या कुछ के अंदर, तो फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू और एप्सिलॉन नॉट। याद करो, तुम्हें पहले भी लिखवा चुका हूं ये चीजें, में याद रही होगा चैप्टर 1 के अंदर, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो ये पहले लिखवा चुका हूं। इसका ये होती है 3 × 10⁸। सारी चीजें लगभग इस चैप्टर के अंदर एक ऐसे मान लो सबका गुच्छा बना के तुम्हें पकड़ा दिया हो, ठीक है। म्यू की वैल्यू तुम्हें पता है और उसकी पता है ना, लिख लिया। अब देखो, लाइट के अंदर एक चीज होता है ऑप्टिकल इफेक्ट, यानी लाइट जो जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। फोर्थ पॉइंट लिख लो, ऑप्टिकल इफेक्ट is produced by E वेक्टर। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, इसकी वजह से ऑप्टिकल इफेक्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर अलग अलग इफेक्ट है ना, कुछ एनर्जी वाले हैं, कुछ लाइट वाले हैं। एनर्जी वाले मतलब इसके अंदर अलग अलग एनर्जीज की लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्स रेज, गामा, बहुत सारी। एक तो एनर्जी वाला फैक्टर हो गया, एक हो गया ऑप्टिकल इफेक्ट जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो देखो सारी चीज वही है, ठीक है। और एक इसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? डायरेक्शन कैन बी कैसे बोलेंगे? डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय E क्रॉस B। फिफ्थ लिख लो, 5वां पॉइंट अगले पेज पे लिख दू, 1 2 3 एंड गो। फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्शन of an electromagnetic wave is obtained by E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अच्छा ये मत कर देना, फॉर्मूला नहीं है, ओनली फॉर डायरेक्शन, ओनली टू गेट डायरेक्शन। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना ये बात। डायरेक्शन इस तरह से निकाली जाती है, फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला तुम्हारा यही है, V इक्वल्स टू E अपॉन B, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू VB। और अगर E नोट लिखूंगा तो CB नोट। ये याद रखना, फॉर्मूला ये है, वो फॉर्मूला नहीं है। कोई बच्चा कभी सोच ले कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है भाई, ये फिर तो बढ़िया है। तो ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। चलो एक चीज और कर लेते हैं भैया। क्या कर लेते हैं? चलो क्वेश्चन कर लें। चलो क्वेश्चन से पहले एक चीज कराता हूं तुम्हें। हाँ, एनर्जी डेंसिटी। तुम्हें याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पढ़ाई थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। याद करो, UE हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। याद करो। अब मैं, मुझे पता है तुम लोग भूल गए होगे। फिर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के टाइम पे भी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी पढ़ाई थी। कहां? इंडक्टर के अंदर एनर्जी जब स्टोर करते थे हाफ Li स्क्वायर, तो वहां पे एक एनर्जी डेंसिटी पढ़ाई थी, वो था B² अपॉन 2 म्यू नॉट। ये थी एनर्जी डेंसिटी इन एन इंडक्टर। ये कहां थी? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, हाफ CV² फॉर्मूला था। फिर बाद में एनर्जी डेंसिटी पढ़ाई थी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी कितनी थी? हाफ CV² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वहां से फॉर्मूला आया था। सेम यहां पे हाफ Li स्क्वायर था डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वहां से ये फॉर्मूला आया था।
टोटल डेंसिटी कितनी हुई लाइट की? टोटल क्या मैं बोल दूं यू बी प्लस यू ई? तो क्या टोटल डेंसिटी हुई हाफ? तुम देख लो सारी चीजें मिला के बस एक साथ पकड़ के रख दी, देख लो सारी चीजें मिला के बस पकड़ के एक साथ रख दी और कुछ नहीं किया। देख रहे हो बेटा? देख रहे हो? जल्दी बोलो, जल्दी नोट करो बेटा। मतलब ये सारी वो चीजें जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस हम एक बार विस्तार में ना वापस से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। चलो देखो, इवन तुम कभी 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 ये दोनों जब ये इक्वल हो जाती है ना तभी लाइट ऑफ स्पीड आ जाती है। कैलकुलेट करके देख लेना, इक्वल करके देखना ही एक बार, है ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ठीक है, ये दे दिया। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्टेन रीजन इज इतना 9 इंटू 10 की पावर 4। तुम लोग अच्छा, तुम लोगों ने नहीं लो, पढ़ो, ये दे दिया। एवरेज मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ सर्टेन रीजन, ठीक है। और तुम्हें दे दिया, ये पूछा है ना, ठीक है, एवरेज पूछा है इसका। सी स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया ना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं दी, इसका मतलब सी मान लो, है ना। मान लेना, ऑब्वियस ही बात है, जब ये कहना चाह रहा होगा तुमसे, ये ना किसी रीजन में पूछ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। तो सबको पता है बी एवरेज, क्या डायरेक्ट ई एवरेज अपॉन सी लिख दूं? कैसे? अरे v इक्वल्स टू ई अपॉन बी होता है, बी इधर ले जाओ, ई अपॉन वी हो गया, वी की जगह सी आ गया। चलो देखो, ई एवरेज कितना, 9 इंटू 10 की पावर 4 और 3 इंटू 10 की पावर 8, यही है। 3 3 जा 9, ये माइनस में गया, 3 इंटू 10 की पावर -4। मैग्नेटिक फील्ड यानी टेस्ला, खत्म। 3 इंटू 10 की पावर -4, 3 इंटू 10 की पावर -4, भाई साहब 3 इंटू 10 की पावर -4 क्यों नहीं मिल रहा? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ उल्टा किया मैंने, ये पावर -4 था, सॉरी, है ना, ये पावर -4 था, 8 ऊपर गया, -12 बनेगा, है ना, -12। देख लो भैया, -12, -12, -12, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन एंड में करूंगा। इंटेंसिटी क्या होती है, ये एक्चुअल में फॉर्मूला 11th क्लास में था, पर तुम भूल गए होगे, आई नो, एज यूजुअल। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होता है बेटा, जिसको नहीं पता, कितने टाइम में कितनी पावर कितनी जगह जाके गिरी। मतलब मैं बोलूं इस जगह पर कितनी सारी लाइट आ रही है ना, बहुत सारी लाइट एक ही जगह के गिरी, यानी वहां इंटेंसिटी ज्यादा है ना, इंटेंसिटी वहां ज्यादा है। पावर किसी जगह पर जाकर कितनी कितनी पावर कितनी जगह पर जाकर अटैक कर रही है, सब पावर अपॉन टाइम, ठीक है। तुम्हें पता होगा पावर अपॉन एरिया, सॉरी 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 उल्टा, पावर अपॉन एरिया, कितने एरिया पर कितनी पावर की लाइट जाके गिर रही है, ये होता है तुम्हारा इंटेंसिटी। कितना, कितनी जगह पे जाके कितनी पावर पे लाइट। जैसे मान लो लेट्स से एक पॉइंट सोर्स, एक बल्ब है, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स है, ठीक है। ये पॉइंट सोर्स क्या हर दिशा में इक्वल लाइट फैलाएगा? 3D में इमेजिन करना, 3D में क्या एक स्फेयर बन जाएगा, स्फेयर, हाँ ना बोलो, स्फेयर, क्या ये चारों तरफ इक्वल? स्फेयर का एरिया कितना होता है? 4πr², पता है बात, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, क्या पावर का एक फॉर्मूला तुम्हें पता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर का एक फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क कितना, जितनी एनर्जी। तो क्या पावर की जगह मैं एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकता हूं, इनटू में क्या है, एरिया। देख लो मेरे को बेटा, सब आराम से, है ना। अब एक बात बताओ, अभी अभी तुमने पढ़ा क्या, एनर्जी डेंसिटी। क्या पढ़ा? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एक्चुअल में एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या एनर्जी आई यू इंटू वॉल्यूम, यानी मैं बोल सकता हूं एंड डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सही बात, अपॉन में क्या है, टाइम इंटू एरिया। क्या तुम्हें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। देखो सारी चीजें एक दूसरे से डिराइव होंगी, टेंशन मत लो। एरिया इंटू लेंथ, नीचे ऑलरेडी एक एरिया है, काट दो। लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ मतलब कितनी दूरी तक चली वो जो भी वेव है, अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम की स्पीड होता है, ये स्पीड है। तो क्या एक्चुअल में इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया u इंटू सी, ये सी क्या है, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट, ये फॉर्मूला याद रखना u इंटू सी, ठीक है।
ठीक है, इंटेंसिटी क्या है? इट इज द रेशो ऑफ पावर टू द गिवन एरिया। ये छोड़ सकते हो, देख लो, लिख लो बेटे इस पेज का सारा। ये क्या कहलाई? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले को एक तरीके से और लिख सकता हूं, पावर अपॉन 4πr²। अरे एरिया का फॉर्मूला, पावर अपॉन 4πr²। ठीक है, देख लो भैया, देखो 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 भाई, देखो देखो देखो। आई होप अभी तक सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो ये चैप्टर हार्ड नहीं है ना, और छोटा सा भी बहुत है, इसके क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, टेंशन मत लो। थोड़ा सा ना ये लाइट चेंज कर देना ना, एक मिनट। हाँ आवाज भी, हेलो 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 हेलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। सुनो बताता हूं, एक तगड़ी चीज है। मान लो सन से लाइट निकली, सन से क्या निकली? लाइट, है ना। सन से लाइट निकली, कौन सी लाइट आती है? व्हाइट लाइट। तुम्हें पता है सन से आती है भैया व्हाइट लाइट। कौन सी आती है? व्हाइट लाइट, है ना। ये रियलिटी में यही क्या है? तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये निकलती क्यों? क्योंकि सन के अंदर एक रिएक्शन होती है, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सन के अंदर एक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। वहां पे दो एटम मिलकर एक तीसरा एटम बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। इस दौरान में इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट्स में ना जंप करता है, पहले एनर्जी गेन करता है, हायर लेवल पे जाता है, फिर एनर्जी लूज करते हुए वापस स्टेबिलिटी की तरफ आता है। ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं ना। फिर इलेक्ट्रॉन वापस अपनी स्टेबिलिटी पर आते वक्त क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वही है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनकर ट्रेवल करती है कहां तक? हमारी अर्थ तक। ठीक है, इस वेव के अंदर एक्चुअल में बहुत सारी अलग अलग विभिन्न वेव होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जब बिल्कुल हायर पॉइंट पे होता है, उस टाइम की जो एनर्जी रिलीज करता है वो एनर्जी बहुत ज्यादा हुई होगी, है ना। तो इसका ही बनाने जा रहे हैं ग्राफ। यानी इलेक्ट्रॉन जब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है उस टाइम पे, यानी इस एक व्हाइट लाइट के अंदर, है ना, इस एक व्हाइट लाइट के अंदर ये सारी एनर्जीज है। ऐसा मान लो, एक मान लो एक पॉलिथीन, एक पैकेट है, उस पैकेट के अंदर ये सारी टाइप की एनर्जी है, तब जाके एक फोटोन बना। फोटोन क्या होता है? ऐसे बोल लो, लाइट का एनर्जी पैकेट जो हमारे पास लाइट लेके आ रहा है। ये न्यूट्रल होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर न्यूट्रल, ध्यान रखना, न्यूट्रल होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली रेज होती है, इनको नाम दिया गया गामा रेज। गामा रेज। इनसे कम वाली को नाम दिया गया एक्स रेज। इनसे कम वाली को नाम दिया गया अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज। इनसे कम वाली को नाम दिया गया विजिबल रेज। इनसे कम वाली को नाम दिया गया इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज। इनसे कम वाली को नाम दिया गया माइक्रोवेव्स। और सबसे कम वाली थी तुम्हारी रेडियो वेव्स। ठीक है, देख लो, यानी जो एक एनर्जी पैकेट है उसके अंदर इतनी सारी एनर्जी की विभिन्न विभिन्न रेज है। अब होता क्या है, हमारे सन, हमारी अर्थ के ऊपर ना एक ओजोन लेयर है, अगर तुम्हें पता हो तो। हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर के पास एक जादुई ताकत है। ओजोन लेयर इन दोनों को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है, इन दोनों को पास नहीं होने देती। इन दोनों के लिए एक तरह का फिल्टर है ओजोन लेयर, लेकिन कुछ हद तक यूवी रेज क्रॉस कर जाती है ना। और यूवी रेज कब रहती है सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में? अगर तुम समर टाइम में बात करो तो सुबह के 8, 8:30 से लेके शाम के 5 बजे तक यूवी रेज बहुत ज्यादा रहती है समर टाइम में। विंटर टाइम में 9:30 से 3:30 तक रहती है तुम्हारी यूवी रेज बहुत ज्यादा। और यूवी रेज इज वेरी हार्मफुल फॉर स्किन, हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। यूवी रेज बादलों को आराम से भेद सकती है। मतलब अगर किसी दिन सनी डे ना, बादल है बहुत ज्यादा, तुम्हें लग रहा है आज तो धूप ही नहीं है, हम बाहर घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, यूवी रेज इजीली पेनिट्रेट कर देती हैं बादलों को। तो तुम्हारी स्किन को, जो लोग जल्दी ज्यादा धूप में रहते हैं वो जल्दी बूढ़े, उनकी स्किन ज्यादा बूढ़े बूढ़े जैसी हो जाती है, क्योंकि यूवी रेज हमारी स्किन को धीरे धीरे डैमेज करती है। इसी स्किन से स्किन कैंसर भी होता है कुछ लोगों को ना। खैर हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा है वो नहीं पड़ती, छोड़ो। लेकिन हाँ, यूवी रेज, अगर तुम्हें ज्यादा टाइम तक अपनी स्किन को अच्छा रखना है तो हाँ, यूवी रेज से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन विटामिन डी भी चाहिए बॉडी को, तो विटामिन डी गर्मियों में सुबह 6 से 8 के बीच में, है ना, और शाम को 5 बजे के बाद की धूप में। सर्दियों में सुबह 7 से 9:30, सुबह 7 से 9 के बीच में। पीएम नहीं, एम लिखना तो, सॉरी, है ना। ये देखो तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये तुम्हें अगर विटामिन डी चाहिए तब के लिए ना। चलो
तो इनके बारे में पढ़ने वाले तो चलो इधर आते वापस। रेडियो वेव, जितना तुम नीचे की तरफ जाओगे एनर्जी इज इंक्रीजिंग, एनर्जी इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। यानी ये तब की बात है जब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहा था ना, उस टाइम की जो एनर्जी उसने रिलीज करी है, ठीक है। यानी इस रेज को रिलीज करते हुए इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज की, ठीक है। लेकिन याद रखना जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है, तुम्हें एक ग्राफ अगर मैं बताऊं, अगर ये वाला ग्राफ बोल दो, एक ये ग्राफ, एक ये ग्राफ, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, लेकिन इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है ना, वेव की वेवलेंथ है ना, तो वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा छोटी, मतलब अगर तुम उल्टा इधर की तरफ जाओगे ऊपर, यानी यहां वेवलेंथ घटेगी, नीचे जाते हुए वेवलेंथ डिक्रीज होती है, वेवलेंथ घटती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, ये बहुत दूर तक जाती, कम्युनिकेशन के लिए काम आती है, देखो बहुत दूर तक जा सकती है, कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं इसीलिए रेडियो वेव्स को। एक एक करके सारी रेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है रेडियो वेव्स, ये बेसिकली प्रोड्यूस ऐसी होती चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन है ना, इन्हें यूज किया जाता है रेडियो और टीवी कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। मार्कोनी साहब ने इनका यूज किया था, ठीक है। ये है तुम्हारी रेडियो वेव्स, ठीक। इसके बाद माइक्रोवेव तुमने सुना होगा, माइक्रोवेव आते हैं तुम्हारे घर में खाना गर्म करने के लिए, तो माइक्रोवेव वहां यूज होती है ना, माइक्रोवेव यूज, वो एक्चुअली जो ओवन होता है ना, ओवन, उसके अंदर माइक्रोवेव्स यूज की जाती हैं, ठीक है। माइक्रोवेव्स देख रहे हो, माइक्रो ओवंस, वेव ओवंस होते हैं, ठीक है। हाँ, कहीं पे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल फेंकी किसी ने, तो बॉल की स्पीड ट्रैकर जो तुम ढूंढते हो ना, वो स्पीड ट्रैकर, बॉल किसी ऐसी जगह से जाएगी वहां पर माइक्रोवेव है, बॉल उस पर जैसी जाके हिट करेगी है ना, तो वहां पर वो स्पीड कैलकुलेट करने के काम आती है, ठीक है। और बस ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं, पर मैंने फिर भी लिख दिया, ठीक है। इंफ्रारेड पे आ जाओ। इंफ्रारेड क्या है? दुनिया में हर एक बॉडी अगर उसका कुछ भी टेम्परेचर है तो वहां पे मतलब चार्जेस वाइब्रेट करते हैं, पता है, काइनेटिक एनर्जी होती है चार्जेस की, एटम्स की, तो वो एक रेज निकालते हैं अपने अंदर से, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। जैसे तुमने देखा भी होगा कुछ कैमरे रात को भी कैप्चर कर लेते हैं चीजों को, तो वो उन्हीं चीजों को कैप्चर कर पाते हैं जिन जो हल्की सी भी हीटेड ऑब्जेक्ट है। हीटेड का मतलब ये नहीं कि सर ठंड में कैसे देख लेते हैं, अरे ठंड में भी ऑब्जेक्ट हीट, हल्का सा तो टेम्परेचर होता ही है ना, 0 केल्विन से ऊपर जिसका भी टेम्परेचर है वो इंफ्रारेड रेज निकाले, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज, गरम गरम बॉडीज है। इट इज नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई, ह्यूमन आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन इनके लिए अलग से गोगल्स आते, तुमने देखा होगा हरा हरा दिखता है, सांप देख पाता है, सांप के पास ये इच्छाधारी ताकत है ना। यूज टू सी थ्रू फॉग एंड स्मोक, है ना। मस्कुलर पेन को ट्रीट करने के भी काम आती है, गरम गरम रख के मस्कुलर पेन पे ऐसे रखते हैं तो वो गरम गरम क्या होता है, हीट मिलती है, जैसे कि बॉडी के एटम्स को वाइब्रेशन मिलता है तो वो जल्दी हील कर जाते हैं, ठीक है। बस इतना 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 ही काफी है ना। ये मेन 1 2 3 है ना, ये यूजेस आते नहीं है पर पूछ लिया जाता है, इनके ऊपर क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे आते हैं ना। विजिबल लाइट, अच्छा ये सबने नोट कर लिया ना, 1 2 3 4 5। विजिबल, इट इज द नैरो रेंज ऑफ, ये क्या है विजिबल रेंज, अरे वो वाली लाइट का पार्ट जिसकी वजह से हमें दुनिया दिखाई दे रही है, ये है वो विजिबल वाला पार्ट, ये है वो विजिबल वाला पार्ट जिसकी वजह से हमें दुनिया दिखाई दे रही है। यानी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ग्राफ था, ऐसे विजिबल का भी एक ग्राफ है। विजिबल लाइट रेज के अंदर भी अलग अलग एनर्जी की फिर से वो अलग अलग लाइट रेज होती हैं। जैसे सबसे इधर होती है रेड, उल्टा ले लो, अच्छा इधर लो, रेड, तुमने विबियोर सुना ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, VIBGYO रह गया ना, ऑरेंज और रेड। यानी विजिबल के अंदर भी एक अलग टाइप की होती है। तो देखो इधर जाओगे तो क्या बढ़ेगी, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेवलेंथ घटेगी। इसीलिए बोलते हैं जो रेड कलर है वो दूर से भी दिख जाता है, तुमने देखा होगा डेंजर के सिग्नल में इसलिए यूज करते हैं, है ना। एम्बुलेंस में रेड कलर का वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रेड कलर दूर से दिख जाता है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है पर एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे कम एनर्जी होती है। वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की एनर्जी, इसीलिए आसमान में जैसे ही वॉयलेट और इंडिगो और ब्लू एंटर करते हैं छोटे से पार्टिकल से टकरा के तुरंत फैल जाते हैं, इसलिए हमारा आसमान में नीला दिखता है। नीले नीले अंबर से लाइट जब टकराए, ऐसा कोई पैटर्न हो जो हमको भी
इस सांप की जगह दिख जाए, बन गया। चलो ठीक है, अल्ट्रावायलेट पे आते हैं। अभी मैंने बता दिया अल्ट्रावायलेट बेसिकली कहां से निकलती है, सन से आती है ना। ये कुछ टाइप की स्पेशल लैंप होते हैं, फिर कुछ हॉट बॉडीज से भी निकलती है यूवी रेज। यूवी रेज पहली बात तो हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए, है ना, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं वो इसमें इसी का काम किया जाता है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी होती है, बहुत इजीली घुस जाती है मसल्स के अंदर, इतनी अच्छी पेनिट्रेटिंग पावर होती है ना। इसीलिए अल्ट्रासाउंड कराने से लोगों के अंदर के ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल जाता है ना। ये बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है टू लोअर लेवल एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, कुछ मोस्ट ऑफ द पार्ट ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, बट फिर भी कुछ अंदर एंटर कर जाती है, हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, नो डाउट, ठीक है। देखो हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, इट कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, टैनिंग ऑफ द स्किन, ये ऑलरेडी हमें पता है टैनिंग इसी की वजह से होती है, ठीक है। वाटर प्यूरिफायर में बैक्टीरिया मारने के भी काम आती है ना, क्योंकि खतरनाक तो होती है तो बैक्टीरिया को मार देती है। जो आरओ तुमने सुना ना, आरओ जो होते हैं उनके अंदर कभी पढ़ना, आरओ जो होते हैं एक्चुअल में इसका नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, एक चीज होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। और आरओ के अंदर यूवी, तुमने देखा होगा यूवी रेज का यूज होता है, कभी अपने किसी के घर में आरओ तो उस पर पढ़ के देखना, उस पर यूवी लिखा होगा, यानी यूवी रेज का यूज किया जाता है टू किल बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया है पानी के अंदर जो भी इंप्योरिटीज है। आ जाओ एक्सरे, एक्सरे की खास बात क्या होती है, हद से ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इतना कि हमारी बॉडी के अंदर घुस जाती है, बस हड्डी को पार नहीं कर पाती। इसलिए अगर किसी को कभी हड्डी वड्डी में चोट लगती है तो कहते हैं एक्सरे करा के हो। तो जब एक्सरे कराने जाते हैं ना तो तुम्हें दिखता है उसमें हड्डी दिखती है क्लियरली, क्योंकि ये लाइट रेज, अब अच्छा दिमाग लगाओ, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने से कोई लाइट मारे, क्या पीछे मेरी शेडो बन जाएगी क्योंकि लाइट मुझे पार नहीं कर पा रही। सोचो एक ऐसी लाइट जो मुझे पार कर रही है लेकिन मेरी हड्डियों को पार नहीं कर रही, तो क्या पीछे हड्डियों की शेडो बन जाएगी। तो यही करती है एक्सरे, एक्सरे डाली तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी हड्डियों को पार नहीं कर पा रही लेकिन पूरे बाकी चीजों को सबको पार कर जाएगी, स्किन मांस सबको। तो पीछे किसकी इमेज बनेगी, हड्डियों की, तो पता चल जाता है हड्डियों में दिक्कत का, एक्सरे वहां यूज होती है। ये भी बहुत हार्मफुल है, इन्हें तो ओजोन लेयर पार ही नहीं होने देती, अगर ओजोन लेयर ने इन्हें पार करने दिया तो सोचो डायरेक्ट हमें, अगर एक्सरे तुम्हें ज्यादा, इसलिए बोलते हैं एक्सरे ज्यादा नहीं करानी चाहिए। एक्सरे अगर तुम ज्यादा एक्सपोज हो गए तो तुम्हारी स्किन में कैंसर कर सकती है, या फिर तुम्हारे क्या बोलते हैं उन्हें, जीन्स उसे डीएनए को ब्रेक कर सकती है, कैंसर कर सकती है, बहुत सारे रीजन है, ठीक है। चलो बस ये इसीलिए पता है, इसे जो मान लो कोई बहुत बड़े बड़े बक्से बक्से होते हैं ना, उनके अंदर जो क्रैक्स होते हैं, उन्हें के अंदर कोई टूटा हुआ तो नहीं है, तो इन्हें डाल के देखते हैं, तो ये पेनिट्रेट कर सकती है, तो पता चल जाता है अंदर कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, ठीक है। चलो गामा रे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और सबसे ज्यादा एनर्जी, ठीक है। इतनी ज्यादा कि ये कैंसर को भी ट्रीट कर सकती है, ट्रीट कर सकती है, कैंसर कर भी सकती है, ट्रीट भी कर सकती है, ठीक है। जो कैंसर वायरस या जो भी जो कैंसर का जो बोलते हैं उसे मार देती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ये हमारी बायोलॉजी की चीज है, पर हाँ कैंसर थेरेपी में काम आती है, ठीक है। ये कहां से मिलती है, स्पेशली सन से तो आती है, ओजोन लेयर रोक लेती है, तो हमारे यहाँ पे कैसे अवेलेबल होंगी, ये न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती है ना उनसे भी निकलती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव सुने होंगे तुमने, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनसे भी रिलीज होती है तुम्हारी क्या, गामा रेज, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पास होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बताना है। तो क्या सबसे कम एनर्जी वाली की वेवलेंथ सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होगी, रेडियो वेव्स की, फिर इसकी, देख रहे हो ऑप्शन में जाओ। क्या सबसे ज्यादा वेवलेंथ मैं बोलूं, सबसे कम वेवलेंथ तो गामा की होगी, गामा को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर अल्ट्रावायलेट यूवी, फिर इंफ्रारेड और फिर माइक्रोवेव्स। सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी देखो ये होगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ रहे हैं 1 2 3 एंड गो। कह रहा मैच करो, चलो अभी भी दिखाया था इंफ्रारेड टू ट्रीट मस्कुलर पेन, बताया था अभी भी। रेडियो वेव्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन में काम आता है ना। एक्सरेज टू डिटेक्ट फ्रैक्चर ऑफ बोन्स वगैरह। अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब्ड हो जाती है ओजोन लेयर में, क्या ये ऑलरेडी बता दिया। ये 4-5 यूज है जो तुम्हें पता होने चाहिए, यही तुमसे एग्जाम में पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कह रहा है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई और आके टकराई एक सरफेस पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कैरी करती है, एनर्जी कैरी करती है। याद रखना जहां एनर्जी होगा वहां मोमेंटम होगा। अभी तुमने ये चीज पढ़ी नहीं, आगे पढ़ेंगे। रियलिटी में जो फोटोन्स होते हैं ना, फोटोन्स यानी जो एनर्जी, लाइट एनर्जी कैरी करते हैं, इनको लाइट एनर्जी पैकेट्स भी बोलते हैं, लाइट एनर्जी पैकेट्स बोल दो, है ना। रियलिटी में इनका रेस्ट मास 0 होता है,
और मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी होता है, इसके हिसाब से तो जीरो हो जाना चाहिए था, है ना, बट ऐसा होता नहीं है। मोमेंटम भी होता है फोटॉन्स का, वो निकाला जाता है, एक अलग फॉर्मूला h बाय लैम्डा, वो हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ये आगे वाले चैप्टर में आएगा ड्यूल नेचर वाले में, है ना। अभी के लिए बस इतना याद रखो, फोटॉन्स का रेस्ट मास जीरो होता है, बट स्टिल दे हैव मोमेंटम। जहां एनर्जी होगी वहां मोमेंटम होगा, ये बात ध्यान रखना। ये पढ़ाया जाएगा ड्यूल नेचर में। ऐसा क्यों? तो जब इस सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो यहां पर मोमेंटम भी होगा कुछ और एनर्जी भी होगी, तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों जीरो नहीं होंगे, बस ये याद रखना। वेव क्या देगी यहां पे? मोमेंटम भी और एनर्जी भी। चलो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट करती है, मोमेंटम भी करती है, इंफॉर्मेशन भी तो करती है, कम्युनिकेशन। चार्ज नहीं होता इसके पास, याद रखना। ये न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स न्यूट्रल होती है। ये पता कैसे चला था? ये पता ऐसे किया गया, एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से भेजा, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड से भेजा, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ये दोनों ही फील्ड से डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, दैट मींस ये न्यूट्रल है। आगे आ जाओ। Which of the following has have zero average value in plain electromagnetic wave? कह रहा जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या कुछ ऐसी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड था, क्या दोनों का एवरेज जीरो? तुम ध्यान से देखो तो पूरी कंप्लीट साइकिल अगर देखो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज जीरो है? खत्म। चलो आगे। द कंडक्शन करंट इज सेम, कंडक्शन करंट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कब की बात हो सकती है? चलो बताते हैं। तुम्हें याद होगा मैंने एक चीज पढ़ाई थी, अगर तुम डीसी सोर्स लगाते हो तो डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, तो क्या वो करंट फ्लो करा सकती है कैपेसिटर के थ्रू? नहीं। लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है उसका अगर तुम हद से ज्यादा, याद करो x c इक्वल्स टू 1/ओमेगा c, याद आया? यानी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हद से ज्यादा बढ़ा दो तो इसका ये रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाता है, तो करंट ये पास करा देते हैं। याद आया वाला कॉन्सेप्ट? तो कब कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट के करंट इक्वल हो सकता है? कब? जब तुम एसी सोर्स यूज करोगे। याद आ गया? इसका मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था तुम्हें। 1 2 3 आगे। कह रहा वी कंसीडर द रेडिएशन एमिटेड बाय ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। अब देखो इसमें एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, वो तुम्हारे लिए होमवर्क में। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी भी पढ़ाया था मैंने ना। तो अभी देखो हमारा यहां खत्म होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और अभी तक जो सिलेबस हुआ है ना बहुत आसान। मैं जनरली बताऊं, तुम्हारा चैप्टर 5 के बाद 6 7 8 ये एक्चुअल में सबसे आसान चैप्टर्स हैं ये, और आगे तुम पढ़ोगे कौन से बताऊं? 12 11 12 और 13। ये सब एक्चुअल में तुम्हारे ना नंबर लाने वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा आसान। इन चैप्टर्स का ज्यादा किसी से लेना देना भी नहीं इतना, है ना। 5th का है बस, है ना। तो ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना भाई, जो ऊपर वाले ये मैं आगे करूंगा। अगला जो चैप्टर आने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरी फिजिक्स का, और वो चैप्टर एक्चुअल में 10th में भी तुमने पढ़ा है। एक बार हल्का सा अगर हो सके तो 10th का थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, ठीक है। नहीं पढ़ के आना कोई बात नहीं, बट तुम थोड़ा सा ज्ञान होगा तो तुम्हारे लिए भला होगा भैया, मैं तो इतना कह रहा हूं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और सब लोग बस भाई पढ़ते रहो। देखो मैं सारे लेक्चर्स सारे तुम्हें, जो मैंने एक प्लानर भी दिया है, जो टेलीग्राम पे जो बच्चे नहीं है टेलीग्राम पे आ जाना भाई, मैंने बार कोड दिया हुआ है ऑलरेडी। उस टेलीग्राम पे ऑलरेडी एक प्लानर दे दिया है कि कब कब हम कौन सा चैप्टर खत्म करने वाले, बच्चों को टेंशन है। उस प्लानर के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं कि हमारा सिलेबस कब तक खत्म हो रहा है। उस प्लानर के अकॉर्डिंग बता देता हूं तुम्हें कब खत्म हो रहा है, सो दैट तुम्हें थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाए। मैंने बच्चों को दिया था प्लानर भाई। देखो हमारा प्लानर एक्चुअल में जो बच्चे बोर्ड्स वाले, जो 12th बोर्ड्स वाले हैं, अगर वो भी इन लेक्चर्स को देख रहे हैं तो उनका सिलेबस बेटा 25 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, 25 दिसंबर तक, इन वन शॉट सीरीज के अंदर, ठीक है। जो बच्चे सीयूईटी वाले देख रहे हैं, सीयूईटी का एक चैप्टर रह जाएगा कम्युनिकेशन, तो वो खत्म हो जाएगा 28, यानी 28 दिसंबर तक ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। मैं पूरा सिलेबस इसके अंदर करा चुका हूँ, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर भाई, चलो ध्यान रखो अपना, बाय बाय।